नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में मंगलवार को वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और मणिपुर के बजट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर की स्थिति को सरकार ने नज़रअंदाज किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर को सड़क और रेल संपर्क से जोड़ने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज पूरी सरकार सिर्फ सुर्खियों को नियंत्रित करने पर जोर दे रही है, वो भाषणों पर अधिक निर्भर है। उन्होंने कहा कि 2023 में सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में जल्द शांति लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन करीब 21 महीने बाद भी राज्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। गोगोई ने कहा कि देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में शांति बंदूक के दम पर और पुलिस की गश्त से नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य के लोगों की बात को धैर्य से सुनना होगा। गोगोई के भाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निशिकांत दुबे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदस्य केवल अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बोल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदस्य को अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बात करनी चाहिए और कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष की ओर से न जाने कितनी बार सदन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोले गए। क्या गोगोई इसके लिए माफ़ी मांगेंगे? इसके बाद जब गोगोई ने अमेरिकी टैरिफ का विषय उठाया तो बिरला ने गोगोई को चेतावनी देते हुए कहा कि आप राजनीतिक टिप्पणी ना करें। आप बार बार विषय बदल रहे हैं। आप विषय पर बात नहीं करेंगे तो किसी दूसरे वक्ता को मौका दिया जाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के विप्लव देव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस के सदस्य ने मणिपुर की बात की, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ही देशवासी उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में जानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मणिपुर में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों, पहले रेलवे स्टेशन आदि का निर्माण मोदी सरकार ने किया और विपक्षी दल की सरकार एक राष्ट्रीय राजमार्ग तक नहीं बना पाई। देव ने कहा कि मणिपुर में सभी शांति चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि अच्छा होता है कि ये बजट मणिपुर की विधानसभा में पेश होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बजट इस सदन में पेश करना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद ने अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चौतरफा विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले लोग रसोई गैस के लिए कतारों में पूरी रात खड़े रहते थे, लेकिन आज लोगों के घर तक गैस की आपूर्ति हो रही है। सरकार ने लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी नागरिकों के भारत में आने से संबंधित प्रावधान वाला विधेयक पेश किया। विपक्ष के कुछ सदस्यों के विरोध के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अप्रवासन और विदेशी विषयक विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नियमों का हवाला देते हुए विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि ये विधेयक कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तिवारी ने कहा कि इस विधेयक को वापस लिया जाए या फिर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा जाए ताकि इस पर गहन विचार विमर्श किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने भी नियमों का हवाला देते हुए विधेयक को प्रस्तुत किए जाने का विरोध किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष की ओर से विधायी क्षमता पर सवाल उठाया गया है, लेकिन यह विधेयक सदन की क्षमता के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है। राय ने कहा कि किसी भी विदेशी के प्रवेश या प्रस्थान का आदेश देना सरकार का संप्रभु अधिकार है। उनका कहना था कि 4 अधिनियमों, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और अप्रवासन अधिनियम 2000 को निरस्त कर एक व्यापक अधिनियम बनाया जा रहा है। सदन में शून्यकाल के दौरान कई सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस सांसद गोवाल पडवी ने कहा कि चीन का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संबंधित मॉडल डीप सीक अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं बताता है और ऐसे में उसे प्रतिबंधित करना चाहिए और इस विषय को चीन की सरकार के समक्ष उठाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपना एआई विकसित करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि देश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद तापिर गाव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर को हवाई और रेल संपर्क से व्यापक तौर पर जोड़ा गया है। आउटर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अल्फ्रेड आर्थर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्य के लिए यहाँ प्रस्तुत बजट जन विरोधी है, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में 60,000 लोग विस्थापित हैं। उनके घर क्षतिग्रस्त हैं या नष्ट हो गए हैं, लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में मंगलवार को शून्यकाल में विपक्षी दलों के सदस्यों ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर भारी हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद 40 मिनट के लिए स्थगित की गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद बताया कि कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, बीजेपी सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत कुल 21 नोटिस मिले हैं। उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए। इसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा और नारेबाजी आरंभ कर दी। द्रमुक के कुछ सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही उपसभापति ने शून्यकाल आरंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राजीव भट्टाचार्य सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। इस बीच द्रमुक के आर गिरिराजन ने शून्यकाल के तहत दक्षिणी राज्यों में प्रस्तावित परिसीमन का मुद्दा उठाया और कहा कि ये तमिलनाडु को कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या में कटौती करके उन्हें दंडित किया जा रहा है। गिरिराजन की ओर से अपनी बात रखे जाने के बाद विपक्षी दलों का हंगामा और तेज हो गया। द्रमुक के कई सदस्य और एमडीएमके के वाइको आसन के निकट आ गए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी अपने स्थान पर हंगामा करते दिखे। इस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि हंगामा कर रहे सदस्य जिस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं उसे गिरिराजन उठा चुके हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। दक्षिण के राज्यों से ताल्लुक रखने वाले सदस्यों ने विरोध स्वरूप काले रंग के कपड़े पहने थे। हंगामा न थमता देख हरिवंश ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। इसके बाद सदन में शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू करने के लिए उपसभापति हरिवंश ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का नाम लिया, किंतु नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बोलने की अनुमति मांगी। आसन से अनुमति मिलने के बाद खड़गे ने अपनी बात रखते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिसका सदन के नेता जेपी नड्डा सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भारी विरोध किया। इस पर खड़गे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी ये टिप्पणी आसन के प्रति न होकर सरकार के प्रति थी। उन्होंने इसके लिए आसन के प्रति खेद व्यक्त किया। इसके उपरांत शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2020 में नई शिक्षा नीति आई, किंतु सरकार ने इस नीति को बनाने से पहले कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार के मुताबिक नई शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षा तक सभी वर्गों की पहुंच बनाना और दक्षता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार शिक्षा महंगी हो रही है, उससे क्या सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच बन पा रही है। सिंह ने कहा कि सकल पंजीकरण अनुपात बढ़ा है और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम हुई है, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि क्या शिक्षकों की संख्या में इसके अनुपात में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट नहीं बढ़ाया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा अभियान के लिए 41,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत अन्य बातों के साथ साथ शिक्षकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। तृणमूल कांग्रेस के रीता ब्रता बनर्जी ने कहा कि शिक्षा समाज के निर्माण का मुख्य आधार है, लेकिन दुर्भाग्य से सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य देश में आज तक पूरा नहीं हो पाया। द्रमुक सदस्य डॉक्टर NBN कनिमोई शोमू ने कहा कि तमिलनाडु नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है, क्योंकि केंद्र इसके माध्यम से हिंदी और संस्कृत थोपने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु की 2 भाषा नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। YSR कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव ने कहा कि शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावों की असलियत यही है कि आज़ादी के इतने साल बाद हम आज संसद में शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे युवा बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा, भाषाओं को लेकर खासा विवाद चल रहा है। ऐसा ही विवाद में पहले हम बहुत कुछ गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाषाएं लोक माध्यम से बढ़ती हैं, सरकार के प्रयासों से नहीं।
चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने सुझाव दिया कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिला शिक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए बहुत काम किया था। चर्चा में समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, भाजपा की रमीलाबेन बेचारभाई बेरा, कल्पना सैनी, एस सेल्वागन बेथी, रामचंद्र जांगड़ा, महाराजा संजाओबा लेशंबा, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, तृणमूल कांग्रेस की मौसम्बी नूर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, केरल कांग्रेस एम के जोस के मणि, मनोनीत सुधा मूर्ति, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी की फौजिया खान, बीजू जनता दल के निरंजन बिशी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी, बहुजन समाज पार्टी के रामजी, जनता दल यू के संजय कुमार झा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी, तेदेपा के एम राव यादव बीधा ने भाग लिया। चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार में हर वर्ष शिक्षा का आवंटन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस साल भी 1,28,650 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 6% से अधिक है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में स्कूली शिक्षा के लिए 52,701 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था, जो 2025-26 के बजट में बढ़कर 78,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की 3 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों की आबादी को अच्छा पोषण और शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और बालवाड़ी के माध्यम से कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। चर्चा में कुछ सदस्यों द्वारा सरकारी स्कूल बंद होने और निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताए जाने का जिक्र करते हुए प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि सरकारी स्कूल बंद हों। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये तय किया है कि देश में जितने माध्यमिक स्कूल हैं उन्हें ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा और इसके लिए भारत नेट को जिम्मा सौंप दिया गया है। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।